हेलो फ्रेंड्स, आज हम भू-आकृतिक कारक और उसकी प्रक्रिया के बारे में जानते हैं। चलिए सबसे पहले हम भू-आकृतिक कारक और प्रक्रिया में अंतर समझते हैं। जो कारक होता है वह 5 होते हैं। पहला सरिताओं का बहता हुआ जल, दूसरा हिमानी, तीसरा पवन, चौथा भूमिगत जल और पांचवा समुद्री लहर एवं धाराएं। इन 5 शक्तियों के कारण धरातल पर परिवर्तन होता है और जो प्रक्रिया है वह 2 प्रकार की होती है। पहला बहिर्जात प्रक्रिया तथा दूसरा है अंतर्जात प्रक्रिया। भू-आकृतिक के स्थलाकृति में जो परिवर्तन होता है वह उसके कारक तथा प्रक्रिया द्वारा ही होता है। चलिए इसको हम विस्तार से समझते हैं। भू-आकृतिक प्रक्रियाएं स्थल रूपों पर अपनी विशेष छाप छोड़ते हैं तथा प्रत्येक भू-आकृतिक प्रक्रियाएं विशिष्ट स्थल रूपों के समुदाय का निर्माण करता है, जिसे उस प्रक्रिया द्वारा भी जाना जा सकता है। उदाहरण से समझे तो अगर हम कहें कि यह स्थलाकृति जलप्रपात है तथा साथ ही बहते हुए जल का प्रक्रम इसके साथ जोड़ दे तो स्पष्ट होता है कि जलप्रपात का निर्माण बहते हुए जल द्वारा पर्वतीय क्षेत्रों में हुआ है। भू-आकृतिक प्रक्रियाओं में जो शक्तियां हैं, इन शक्तियों में पृथ्वी के अंदर की शक्ति, धरातल की शक्ति, वायुमंडल से उत्पन्न शक्ति तथा ब्रह्मांड शक्ति है, जो कहीं न कहीं प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूप से प्रभाव डालता है। इसमें धरातल की शक्तियों का प्रत्यक्ष संबंध वायुमंडल से होता है। भू-आकृतिक प्रक्रिया को 3 वर्ग में रखते हैं। पहला पृथ्वी के अंदर की प्रक्रिया, दूसरा पृथ्वी के बाहर की प्रक्रिया तथा तीसरा ब्रह्मांड शक्ति। ब्रह्मांड शक्ति का प्रभाव वायुमंडल से होता है, लेकिन इसका प्रत्यक्ष रूप अभी तक नहीं मिला है। इसके कारण भू-आकृतिक प्रक्रियाओं को 2 वर्गों में ही रखा गया है। पहला है भू-आकृतिक की अंतर्जात प्रक्रिया, दूसरा पृथ्वी की बहिर्जात प्रक्रिया। भू-आकृतिक विज्ञान के नवीनतम विचारधाराओं के आने से पहले हम प्रक्रम के विषय में केवल उन शक्तियों को शामिल करते थे जो धरातल में परिवर्तन लाता था, जैसे सरिताओं का बहता हुआ जल, हिमानी, पवन, भूमिगत जल, समुद्री लहर एवं धाराएं। ये 5 शक्तियां थी जो पृथ्वी पर परिवर्तन लाते थे। ये बात प्रारंभिक विद्वानों ने बताया था, जो आज भी अपर्दन के दूत के रूप में जाने जाते हैं। लेकिन नए विचारधाराओं में भू-आकृति को व्यापक रूप से प्रस्तुत किया और बताया कि केवल अपर्दन के दूत धरातल में अकेले परिवर्तन नहीं लाते, वरन कहीं न कहीं पृथ्वी के अंदर के हलचलों का भी महत्व होता है। तब बाहर की शक्तियों और अंदर की शक्तियां, ये दोनों को मिलकर किए जाने वाले कार्यों को भू-आकृतिक प्रक्रिया कहते हैं। प्रक्रिया के कार्य पृथ्वी के अंदर की शक्तियों से धरातल से होने वाले परिवर्तन को अंतर्जात प्रक्रिया कहते हैं। ये अलग अलग तरह से अपना कार्य संपन्न करते हैं, जैसे पर्वत निर्माणकारी हलचल, विवर्तनिक हलचल, ज्वालामुखी क्रिया। ये प्रमुख हलचल है जो पृथ्वी के धरातल पर परिवर्तन लाता है। ये धरातल भूदृष्ट का कार्य करते हैं। अगर पर्वत निर्माणकारी हलचल होती है तो पर्वत निर्माण होता है। विवर्तनिक हलचल है तो इससे भ्रंश की क्रिया होती है, जो भ्रंश घाटी का निर्माण करती है। ज्वालामुखी के उद्गार से निकलने वाले पदार्थ धरातल पर अलग स्वरूप प्रदान करती है। चलिए इसके आगे हम अंतर्जात प्रक्रिया के कार्यों के परिणाम को देखते हैं। इसमें ये समतल धरातल में पर्वत निर्माणकारी हलचल होने के कारण पर्वत का निर्माण हो रहा है। आगे है पृथ्वी की बहिर्जात प्रक्रिया। इसके अंतर्गत हम अपर्दन के दूतों की समीक्षा करते हैं।
अपरदन के सारे दूध धरातल पर परिवर्तन लाकर विभिन्न स्वरूपों का निर्माण करते हैं। इसके अंतर्गत अपरदन के दूध जैसे सरिता का तथा नदियों के बहते जल, भूमिगत जल, पवन, हिमानी, समुद्री लहरें एवं धाराएं ये सभी शामिल हैं। इनमें से 3 एजेंट हैं जिसका लिमिटेशन है, जैसे भूमिगत जल, हिमानी तथा समुद्री लहरें एवं धाराएं। ये तीनों अपने ही क्षेत्र में कार्य कर पाते हैं। भूमिगत जल द्वारा भूआकृतिक क्षेत्रों में जो कार्य होता है उससे काष्ठ का निर्माण होता है तथा उस क्षेत्र को काष्ठ प्रदेश के रूप में भी जानते हैं। ग्लेशियर वहीं पर होता है जहाँ पर उनके लिए अनुकूल वातावरण उपलब्ध हो। हिमानी के द्वारा जिस क्षेत्र में कार्य होता है उस कार्य को ग्लेशियर टोपोग्राफी के नाम से जानते हैं। 2 एजेंट हैं जिसकी लिमिटेशन नहीं है, जैसे पवन और नदियों का बहता हुआ जल। पवन का कार्य डेजर्ट में होता है, लेकिन कभी-कभी डेजर्ट के बाहर भी यह अपना कार्य करती है, जैसे साउथ एशिया, सेंट्रल चाइना प्लेट्यू आदि क्षेत्रों में भी इसका कार्य होता है, लेकिन जनरली इसका कार्य शुष्क तथा अर्ध शुष्क क्षेत्र में होता है। नदियों के बहता हुआ जल, इसका कोई लिमिटेशन नहीं है, ये सबसे बड़ा एजेंट है। इसका कार्य उष्णकटिबंधीय तथा उप उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में होता है। रनिंग वाटर मीन्स ये रनिंग कंडीशन में होता है। पहले ये छोटी सरिता होती है, फिर धीरे धीरे कई सरिताएं मिलकर मास्टर रिवर का निर्माण करती है। नदी जिस मार्ग से होकर गुजरती है उसे नदी घाटी कहते हैं। 3 तरह के नदी घाटी होते हैं। लंबवत कटान, इसका कार्य निम्न कटान के रूप में होता है। यह गहरी होने की प्रक्रिया को लागू करता है, जिससे वर्टिकल प्रोफाइल बनता है। पार्श्व कटान, ये चौड़ी होने की प्रक्रिया को लागू करता है। इसमें लैटरल प्रोफाइल का निर्माण होता है। और तीसरा है लंबी होने की प्रक्रिया। इस प्रक्रिया से लॉन्गिट्यूडिनल प्रोफाइल बनता है। ये प्रक्रिया तब तक सक्रिय रहती है जब तक वह आधार तल को प्राप्त न कर ले। एक्सोजेनिक प्रोसेस, पृथ्वी की बहिर्जात प्रक्रिया का कार्य विषम धरातल में समतल लाता है। अरावली में बहिर्जात शक्तियों का कार्य हो रहा है, जिसका मतलब धरातल में समतलीकरण होने की प्रक्रिया हो रही है। हिमालय में अंतर्जात शक्ति का कार्य हो रहा है, जिसका मतलब धरातल में विषमता का कार्य हो रहा है। ऊंचाई भाग जब कटने लगता है तो उस प्रक्रिया को निम्नीकरण की प्रक्रिया कहते हैं। जिस तरल तक यह कटा है उसे जोन ऑफ डिग्रेडेशन कहते हैं। उस कटे हुए पदार्थ से जो भरने का कार्य होता है उसे अधिवेष्टकरण की प्रक्रिया कहते हैं। इस संपूर्ण कार्य को एक नाम दिया गया है, जिसे प्रोसेस ऑफ बेस लेवलिंग कहते हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।